ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है आपको 6 क्वेश्चन कि 27 drops of same size are charged at 220 volt each, ठीक है, Yes, और sir. they coalesce to form a bigger drop. Okay, they coalesce to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. ठीक है, तो हर एक ड्रॉप को जो है टोटल कितना वोल्ट से चार्ज किया गया है। छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और हर एक ड्रॉप को चार्ज किया गया है 220 वोल्ट तक। ओके, 220 वोल्ट तक चार्ज किए। तो हम लोगों से ये पूछ रहा है कि जो इन 27 बिगर ड्रॉप से मिलके जो नया ड्रॉप बनेगा, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। और आपको कंडीशन इसमें गिवन है कि जो 27 ड्रॉप्स हैं वो सारे के सारे सब आइडेंटिकल हैं, यानी इस तरह से अगर हम लोग देखें, ये छोटा ड्रॉप, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, है ना, सारे आइडेंटिकल ड्रॉप्स मिलके एक बिगर ड्रॉप बनता है। ठीक है, एक बिगर ड्रॉप बनता है जिसकी रेडियस को हम लोग कितना कितना मान लें, आर। ठीक है, तो हर एक पे मान लेते हैं हम लोग स्मॉल चार्ज, चार्ज है स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू है, ऐसे से कितने हैं, 27 है। ठीक है, तो जो टोटल जो हमारा चार्ज होगा इस पे, ठीक है, बड़े वाले स्फेयर पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बोलिए। ये क्यू प्लस ये क्यू प्लस ये क्यू, तो टोटल चार्ज बड़े वाला जो हमारा बड़ा स्फेयर बनेगा उस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बताइए कितना होना चाहिए। अरे सबको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया ना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये लो। ये भी नहीं मालूम, ये आप लोग की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अरे एक छोटा सा एक ये चार्ज है और छोटा सा ये चार्ज है, ठीक है, इस दोनों पे चार्ज क्यू और क्यू है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक साथ मिलाएंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2Q. 2Q। तो इसी तरह से अगर ऐसे ऐसे करके 27 चार्जेस हैं तो कितना हो जाएगा। 27Q. तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो दिस टोटल चार्ज इज 27Q। ओके, ठीक है, तो एक तो यहाँ से अब हमारा इतना बन गया। उसके बाद अब आप लोग मैथ्स में भी पढ़े होंगे कि कई सारे चीजों को मिला के एक चीज बनाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाता है ना। तो एक बड़े वाले का अगर रेडियस आर है और ये स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, बताइए। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4/3 फोर पाई बाई आर थ्री क्यूब। पाई आर क्यूब। ओके, और ये जो बड़ा वाला स्फेयर का वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल्स टू 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला स्फेयर, है ना। तो 4/3 पाई छोटे वाले को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, इसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। वी कैन से दैट दिस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। कैन वी से दैट दिस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3r का होल क्यूब, yes or no? So from here we can say that this r is equals to 3r। तो यानी कि ये जो 27 छोटे छोटे स्फीयर्स मिलके जो एक नया बड़ा स्फीयर बना, ठीक है, उस बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो हो जाएगा छोटे वाले स्फीयर का 3 गुना। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No, sir. रेडियस तक आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, हर एक ड्रॉप का जो है पोटेंशियल बताते हैं कितना होगा। ठीक है, हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल, तो सबसे छोटा वाला जो स्मॉल ड्रॉप था उसका पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे अगर, ठीक है, स्मॉल पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा, के इंटू क्यू, ठीक है, के इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। समझ आ रही बात सबको।
एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख लीजिए स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल वी, ठीक है, इसको हम लोग वी लिख देते हैं, ठीक है, वी इंटू आर डिवाइडेड बाई के। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, यस और नो? यस सर। ठीक है इतना। चलिए तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ आपसे क्या पूछा था कि जब इन सबको हम लोग कंबाइन करके एक बड़ा सा अगर बनाएंगे तो जो है हमारा नया पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो नया पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल ऑफ, इसको हम लोग वी डैश बोल देते हैं, दिस पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, है ना। वी डैश क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो इसका पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे बोलिए। के तो वही रहेगा 1/4 और चार्ज इस पे कितना है, बड़ा वाला, डिवाइडेड बाई इसका रेडियस भी बड़ा वाला है, ठीक है। तो यहाँ से वी डैश की जगह पे अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दिस के इंटू क्यू की जगह पे कितना हो गया 27 क्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, याद है ना? यस बोलिए, सर। ये जो था के इक्वल टू 27 क्यू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आर की जगह पे अभी हमने देखा सेकेंड इक्वेशन से आर की जगह पे 3r होगा, तो अपॉन में हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर 3r, ओके। So this cancel out and comes out to be this k into 9q upon r, ठीक है, ये तो कट गया है, ठीक है। चलिए सो न्यू पोटेंशियल विल बी दिस k इंटू 9 इंटू ये जो स्मॉल q है ना, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, कहाँ से, v इंटू आर इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दें अब, दिस इज नथिंग बट v इंटू आर अपॉन में k। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नो समझने सर। में? ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ये k, ठीक है, ये k और ये k कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपका टोटल जो वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू 9, अच्छा ये r भी तो है एक अपॉन में, ठीक है, k इंटू 9 इंटू क्यू अपॉन में r, ठीक है। तो ये r और ये r भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 9 इंटू वी। वी क्या था आपका, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल, और उसको चार्ज कितने से किए थे हम लोग, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना था क्वेश्चन में, 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट कम्स आउट टू बी 1980 वोल्ट। समझ आया सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलिए सबको समझ आया या फिर से समझाना है बताइए। आ गया सर। चलिए ओके, तो ये 220 वोल्ट से उसको चार्ज किया था और हमारा फाइनल आंसर 1980 वोल्ट है, ठीक है, हो गया ये। चलिए और बोलिए नेक्स्ट सर डाउट। 7th। सेवेंथ भी बताना, ओके ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है कि टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी, ओके। यानी ए और बी जो है जो पोजीशन आपको दिख रहा है, यानी चार्जेस जो है वो कहाँ पर है, मान लीजिए सपोज चार्ज जो है वो ए और बी आपका यहाँ पर है, और दिस इज 0 0 माइनस ए, है ना। ये ए है आपका 0 0 माइनस ए, और बी हो गया आपको कहाँ पर 0 0 प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग आप देखिए कौन सा एक्सिस बन जाएगा, ए बी वाला लाइन, ए बी वाला लाइन कौन सा एक्सिस बन जाएगा बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस कैसे बनेगा, ये देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताइए, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, 2 बनेगा, 0, 2 बनेगा क्या,
नो क्या बनेगा? 2,0 पहले x आएगा फिर y आएगा, है ना। तो जो जीरो है वो तो एक्सिस होगा ही नहीं, जिसकी वैल्यू वही वाला एक्सिस होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एक्सिस है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x जीरो है, y जीरो है, z माइनस ए है। इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस रहा होगा, बोलिए। कोई जेड नहीं बोल एक्सिस। रहा, z एक्सिस रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना तो समझना चाहिए आप लोग को। अब ये दोनों चार्ज, यहाँ पर है आपको माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 700 टू -300। ठीक है, तो 7, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट याद रखना है, मैं दूसरी जगह पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपको 0 0 -a, 0 0 +a, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, 7 से लेके -3 तक। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी जगह ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या था क्वेश्चन में कि ये आपको है चार्ज कितना, 0 0 -a था ये, और यहाँ पर चार्ज था आपका -q, और ये था आपको 0 0 +a। ओके, और चार्ज था यहाँ पर +q, इसका नाम था b, और ये था हमारा z एक्सिस। ठीक है, दिस एक्सिस इज z एक्सिस। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, एक ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। इसमें क्या था कि ये पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट था 7 0 0, और ये पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, दिस इज -3, 0, 0। ठीक है, तो यहाँ से अब P से लेके Q तक लेके जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, किसको? टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर Q0 मान लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जिसको चार्ज को लेके जा रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू इनटू में किससे किस तक लेके जा रहे हैं, Q से लेके, हाँ P से लेके Q तक। तो फाइनल Q है माइनस इनिशियल P है, तो Q इंटू पोटेंशियल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को वर्क डन निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम? इस प्लस क्यू चार्ज को P से लेके Q तक लेके जाना है। ओके, तो जब P से Q लेके जाएंगे तो हम लोगों को कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, किसको लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज अपनी मर्जी से Q0 मान लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में V। V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, Q तक, कहाँ से, P से। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम लोगों को बेसिकली क्या ध्यान देना है कि हम लोग को P पोटेंशियल एट पॉइंट P और पोटेंशियल एट पॉइंट Q निकालना है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी जब हम लोग निकालने जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज से पोटेंशियल निकालना होगा हम लोग को। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस इधर से माइनस ए, ये वाला माइनस ए है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस ए हो गया और इसका डिस्टेंस ये क्या है प्लस ए है, ठीक है, तो ये भी ए हो गया, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना है 7, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पैथागोरस लग जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर होता है दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट पी की बात करेंगे तो माइनस क्यू है ना, के इंटू माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई कितना 7 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट के क्यू बाई आर, ठीक है। और फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा प्लस के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना ये वाला अगेन अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के क्यू बाई आर। आ रही बात समझ में? तो कितना हो गया ये टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बोलिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो गया 0 0, कैंसिल आउट हो गया ना दोनों, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग को अगर पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू निकालना है तो आप ध्यान से इसको भी समझ सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू फिर से अगेन आप देखिएगा इससे इस क्यू का डिस्टेंस और इससे इस क्यू का डिस्टेंस अगेन सेम होगा, कितना होगा ये हो जाएगा आपको, ये डिस्टेंस है 3 है ना, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया उसी तरह से अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो अगेन आप देखिएगा दोनों का एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका भी 0 हो जाएगा, ओके, समझ गए? तो वर्क डन क्या हो गया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इंटू वी क्यू माइनस वीपी, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज हमारा 0 है इंटू में 0 माइनस 0, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया 0 जूल। समझ आ रहा है सबको? बोलिए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, किसी भी चार्ज को ले जाने में 0 होता है। तो ये जो लाइन है आप जानते हैं ये वाला लाइन, जैसे ये डाइपोल है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है ये सब जगह पे पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, हम लोग देख चुके हैं डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल में। तो ये क्या है आप डायरेक्टली आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे अगर बेसिक पता है तो, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन 0 होगा। एग्रीड? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक में? बोलिए। नो सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो बोलिए। बाकी 6th हो गया, 7th हो गया, 5th क्वेश्चन में, सॉरी 5th क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है? यस सर। 5th नहीं हुआ होगा है ना? यस सर। ठीक है, देखिए इसको। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है आपको कि एन इंसुलेटेड स्फीयर है, इंसुलेटेड स्फीयर हैज बीन चार्ज्ड टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल ऑफ इतना, एक स्फीयर को क्या किया है चार्ज कर दिया, ठीक है, और उसका पोटेंशियल आपको गिवन है समथिंग, ओके। तो इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इतना, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं किसको सिग्मा को, सिग्मा आपको दे रखा है 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, आपको पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, और ये रेडियस पूछ दिया, तो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है, और यहीं से आर हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या है चार्ज आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चार्ज जो है फाइंड आउट करना है, ओके। तो उसको हम लोग देखते हैं, ये डिजिट याद रखिएगा 15840, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, सॉरी पोटेंशियल को हम लोग बी से डिनोट करेंगे ना, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। तो k की जगह हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आपको क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है बताइए। दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, है ना। बोलिए। तो एरिया हमारा Yes, sir. स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, एरिया इंटू में सिग्मा, ठीक है। तो Q की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख दें, 4 पाई r स्क्वायर इंटू में सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और डिवाइडेड बाई r। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए इस r से इस r को हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से v इक्वल्स टू आपका क्या बन गया, v इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r इंटू सिग्मा। तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू, सॉरी किसकी वैल्यू चाहिए हम लोग को, r की वैल्यू, रेडियस पूछा है हमसे, ठीक है। तो रेडियस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, दिस रेडियस इक्वल्स टू हाउ मच, v और इनटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बाकी सब डिवाइड में हो जाएगा, कौन सा, 4 पाई इंटू में सिग्मा, ठीक है, हो गया। तो अब वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, r की जगह पे यहाँ से क्या हो जाएगा, v आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 15, है ना, 15,840 ऐसा ही था ना। और Yes, sir. इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 और इंटू 7 ऊपर लिख देंगे, और इंटू में 1 माइक्रो कुलाम्ब, है ना, तो 10⁻⁻6 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ कट पिट जाएगा इसमें। तो रेडियस आपको यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.14 मीटर। सॉल्व करिएगा आप लोग, ये 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, एनी प्रॉब्लम, Yes. क्लियर है सबको कि दिक्कत है इसमें, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, 4 भी बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबसे या नहीं हुआ, हो गया सर। हो गया। हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया, 2 तो सिंपल है और 1 भी हो ही गया होगा, ठीक है, सब हो गया है ना। तो असाइनमेंट कंप्लीट। और कोई डाउट किसी को इससे, बोलिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2.5 देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा रह गया था एग्जाम्पल, इसको फिनिश करते हैं। क्या कहता है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 और -2, ओके, प्लेस्ड एट दिस एंड दिस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपको 2 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 और Q2 दिया हुआ है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे, है ना। तो आपको ये जो मतलब सिचुएटेड है, एक है कहाँ पे, -900 यानी x एक्सिस पे है,
और दूसरा वाला चार्ज है कहाँ पे, +900 पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये अगर Q1 है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ये भगवान, अरे ये माइनस, ये एक्स एक्सिस होगा ना, -900 है और ये +900, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, उठा लो। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3,0, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है। तो अब आप बताइए ये जो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। हम्म, अब यही सब पे गुस्सा आ जाता है, पूरी क्लास में इतने मूर्ख मूर्ख बच्चे बैठे हुए हैं। साइंस किसने बोला था लेने के लिए आप लोगों को, जब आप लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं मालूम है, हैं? फिर ये डिस्टेंस आप लोग नहीं बता सकते हैं, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, क्या होगा। जय हो, बेबी लाल सब यहीं पे प्रेजेंट हैं। प्रांजलि आप बताइए कितना डिस्टेंस है। हाँ, मैथ्स भी पढ़ते हैं, सबकी ये हालत है फिर भी। प्रांजलि, यस सर। हाँ बताइए ना कितना डिस्टेंस होगा। सब मैथ्स वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, प्राची, पार्थ, रेशमी, 5। सब सब। प्राची, यस सर। हाँ बताइए कितना डिस्टेंस होगा। आप लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं, कैसे होगा। अरे ये बताइए, चलिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ओरिजिन होगा ना। -3। अरे यार -3 थोड़ी होता है डिस्टेंस, ये तो कोऑर्डिनेट है 5। -3, समझ रहा हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 होगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया। 5। तो ये चीज बताने में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्या नहीं सीखे हैं क्या, 9th 8th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। ये डिस्टेंस आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। क्यों साइंस लेके बैठ गए आप लोग। तो ये डिस्टेंस बताइए टोटल कितना होगा। 1, ये 18। माइनस, हाँ ये आपका यहाँ पर ओरिजिन होगा, ठीक है। इधर से इधर ये -9 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 9 होगा। इधर से इधर आपका +9 है, तो ये डिस्टेंस 9 होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18। 18। तो फर्स्ट पार्ट आपका ऐसे ही समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये देखिए, तो Q1 Q2 अपॉन R, तो है ना, कि Q1 था आपका 7 माइक्रोकुलम और Q2 था -2, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, 2 बार था, तो 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 18 सेंटीमीटर को हम लोग 0.18 मीटर लिख देंगे, सिंपल। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए, क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे अगर लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू, हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं, जो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली उसको कहाँ पे लेके गए, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाता है, हम लोग फॉर्मूले में पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कि Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R होता है। तो R अगर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, ये देखिए, ये R अगर इन्फिनिटी हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनाइट पे उसको सेपरेट जो कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं।
तो इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और इनिशियली वो सिस्टम था जो अभी आया था कितना, -0.7, है ना। दिस इज -0.7 जूल, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7 जूल। तो दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, समझ आ गया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को आप ठीक से पढ़िए। क्या कह रहा है थर्ड पार्ट कि सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक। and this external electric field dependent on distance a into 1 upon r square, we can write it as a upon r square, ठीक है। तो जहां पर a की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी, ठीक है। तो अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा है, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि चार्जेस तो सेम है, ठीक। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सटर्नल फील्ड वाले में बात कर चुके हैं कि जब हम लोग किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आप सपोज ये आपका डेरिवेशन अगर आप लोगों को याद होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड है, पहले हम लोग Q1 चार्ज को यहाँ पर लाए, ठीक है, प्लस Q, हाँ ये स्मॉल है, तो Q1 चार्ज को लाए, तो Q1 चार्ज तो होगा ही, और इनटू में पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे दिस, ठीक है। जो जहां पर भी लेके आए, मान लीजिए सपोज यहाँ पर लेके आए इसको, तो ये डिस्टेंस इसका पोजीशन वेक्टर r1 होगा। फिर प्लस Q2 चार्ज को लाएंगे, तो ये B पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा, तो इसमें Q1 इंटू बी प्लस Q2 चार्ज को लाएंगे, तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हम लोगों को चाहिए, ठीक है, समझ गए। प्लस इलेक्ट्रिक, जब हम लोग सेकेंड को लेके आ रहे थे तो ये भी तो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा होगा कुछ ना कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा। तो एक Q2 को लाने के लिए एक तो ये फील्ड अपोज करेगा और एक इसका फील्ड अपोज करेगा, तो इसका जो फील्ड अपोज करेगा तो वही था पहले वाला जो है K Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जब इन प्रेजेंस ऑफ Q1 लाएंगे Q2 को, यानी ये तीन चीजें चाहिए आपको, ठीक है। तो Q1 Q2 आपको मालूम है, R12 भी मालूम है, बेसिकली आपको पोटेंशियल एट पॉइंट R1 और पोटेंशियल एट पॉइंट R2 आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब गिवन नहीं है तो पोटेंशियल एट R1 एंड R2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है उसकी वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उससे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि V एट R1 और V एट R2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं, क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, याद है हम लोगों को, बोलिए। Yes, क्योंकि sir. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हम लोग को रिलेशन निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं दिस dV इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी आर, यस और नो, बोलिए। Yes, sir. लेकिन हम लोग को dV नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस E इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, A अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R की पावर -2 इंटू डी आर। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है,
इलेक्ट्रिक No. फील्ड की जगह में लिखा ए अपॉन आर स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। चलिए माइनस, है ना, बाहर हो गया, ए भी बाहर हो जाएगा, और आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन अब करना है। तो कोई बताइए आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलिए। आर की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, Plus. यही होगा, ठीक है, हाँ या नहीं? Yes, sir. अरे एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो हमने वही लिखा है, यहाँ -2 था तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। तो अब ये हो गया आपको कितना, यहाँ पर a -a है बाहर, ठीक है, और r की पावर कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। तो अब इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, दिस इज -a r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a इंटू आर की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/r। तो आपका जो नया पोटेंशियल हुआ, दिस इज a/r हो गया। समझ आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, तो पोटेंशियल हो गया आपको a/r, ओके। अब यहाँ से हम लोग को देखिए, इस पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे आराम से, Q1 इंटू वी। तो Q1 आपका कितना था, 7 माइक्रोकुलाम, V आपका कितना है, a/r, ठीक है। ए की वैल्यू आपको मालूम है, आर आपका क्यू जो फर्स्ट वाला जो चार्ज रखा हुआ था वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ था, है ना, -9 सेंटीमीटर पे। तो डिस्टेंस हो गया उसका 9 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 0.09 मीटर, है ना। दूसरा वाला जो पोटेंशियल, दूसरा वाला जो हो गया Q2, तो Q2 -2 माइक्रोकुलाम था, इनटू में a/r, दूसरे वाला का प्लस था, है ना, इसका था ना -9 और इस वाले का +9। तो डिस्टेंस तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई, और ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू और इन सब की वैल्यू को पुट कर दिया, और आराम से आप इसके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है आई थिंक सबको, कोई प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.5 समझने में? No, sir. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2.6 देखिए, ठीक है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको आता है ये सब एग्जाम्पल। अभी मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ठीक है। तो जिनको जाने की इच्छा है वो जा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है, क्लास के एक्चुअल क्लास के टाइमिंग में जो है ये सब क्वेश्चन कराने में मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, फिर बच्चों को क्या होता है समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए अभी मैं आराम से इसको करा दे रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल ए ऑफ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट आपको 10⁻29 क्या है, कूलाम्ब मीटर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक, किसका, एक मॉलिक्यूल का, दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, ओके। So a mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electric field of magnitude this. तो आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, दिस इज 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ओके। चलिए, ये किस लिए दिया, ताकि वो पोलराइज हो, ठीक है। समझ गए, कोई मॉलिक्यूल है, आप जानते होंगे पोलर और नॉन पोलर 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। वैसे आगे चल के हमारा एक टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें समझना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो पोलराइज होता है, पोलराइज का मतलब वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो डाइपोल टाइप का बनना शुरू हो जाता है, ठीक। So the direction of electric field is suddenly changed by an angle of 60 डिग्री, ठीक। शुरुआत में उसी के डायरेक्शन में था और बाद में उसको एंगल कितना कर दिया, 60 डिग्री। So estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction of the field, ठीक है। तो हीट जनरेट आपसे पूछ रहा है, तो हीट जानते हैं हम लोग, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat energy, and this energy is termed in this question, yeah, in this topic we can say that this heat energy will be obtained from potential energy,
and this potential energy, we know that when dipole is rotated through a small angle, this potential energy is nothing but this is P dot E. याद है हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक है, P dot E. तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया दिस इज माइनस पीई कॉस थीटा हो गया. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो P आपको मालूम है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है. तो अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग जब इसको ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम लोग जो हीट जनरेट होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को हीट जनरेट हो रहा है. शुरू में तो कुछ अलग डायरेक्शन में था, फिर उसको जैसे ही हमने रोटेट किया तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो दिस वर्क डन जो है, दिस वर्क डन की वजह से ही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ठीक है, और वही वर्क डन होगा और वही हीट कहलाएगा, ठीक है. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया यहाँ से बताइए. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पीई कॉस 60 डिग्री और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पीई कॉस 0 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा. शुरू में देखिए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री रखा, इसकी वैल्यू माइनस 6 जूल आ गई. और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 60 डिग्री, यहाँ से माइनस 3 जूल हो गई, ठीक है. तो फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारा कितना था, माइनस 3 जूल, और माइनस इनिशियल हमारा था माइनस 6 जूल, ठीक है. तो 6 माइनस 3 हमारा 3 जूल हो गया. सो 3 जूल जो है ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसी की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है. तो देर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फाइनल हमारा जो है ज्यादा है, सॉरी फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, ठीक है. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ, दिस एनर्जी लॉस इन एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल्स. क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. ठीक है. चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन जो आपको कुछ डाउट हो. और कोई डाउट है क्वेश्चन? मैंने शायद कल आप लोगों को 21 और 22 करा दिया था, है ना. 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक है. 21 अगर नहीं हुआ होगा तो आप बताइए, अभी करवा देंगे. 22 हो ही गया है, आपका रह गया 18 और 19, ठीक है. दिस इज 18th क्वेश्चन, ठीक. 18th क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. हाइड्रोजन एटम है, तो एक एटम है तो इसका मतलब है 1H1 होगा, है ना. इसके पास में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है. तो इसके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, दिस हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा. तो इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्डेड होगा. ओके. तो आपसे पूछ रहा है कि इसका और इन दोनों के बीच का जो आपको डिस्टेंस भी दे रखा है 0.53, है ना, एंगस्ट्रॉम. तो आप जानते हैं बोर्स रेडियस इतना ही होता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है. So estimate the potential energy of system in electron volt, ठीक है. तो पहले हम लोग जूल में निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे. टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक. तो वही इन्फिनिटी से रखा, पहले इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को लाएंगे फिर प्रोटॉन को लाएंगे. तो डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R. R आपका ये डिस्टेंस हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. Q1 आपका कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, कूलम. ये हो गया चार्ज ऑन प्रोटॉन. फिर उसी तरह से Q2 आपको हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम.
ये दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो Q1 Q2 आपको मालूम है। R जो है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, समझ गए। तो जब इसको आप पूरा वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आपका आ जाता है समथिंग 13.6 का जस्ट डबल कितना होता है, -27.2 जूल आएगा ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है, पुट करने के बाद, है ना, ऑन सॉल्विंग, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सबको। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की जो है ना टोटल एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी अगर हम इसको सप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। अभी तो ये क्या है, प्रोटॉन के साथ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रोटॉन के साथ बॉन्डेड है। तो इसकी टोटल एनर्जी देख लेते हैं। तो टोटल एनर्जी, क्योंकि प्रोटॉन जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्या है आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे निकालेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन के पास में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी? बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी वजह से वह बॉन्डेड है प्रोटॉन के साथ, और दूसरा अपना जो वो मूव कर रहा है, मूवमेंट की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। आ रही बात समझ में? बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है, कोई है कि नहीं? ठीक है, टोटल एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन का जो है ये देखना है कि कितना हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है, -27.2 वोल्ट 2 जूल। और अच्छा, ये शायद 27.2 जो है ये क्या बोलते हैं इसको, शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये जूल में नहीं बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी होगी उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में नहीं है, ठीक है। ये जो आ रहा होगा सॉल्व करने से, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर क्या बोला है कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो -27.2 का हाफ कीजिए, तो हाफ करेंगे तो कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ओके, समझ आ गया। सो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो प्लस करने से टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. तो इसकी टोटल एनर्जी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? एनर्जी याद कीजिए, एस्केप वेलोसिटी और वो सब जो हम लोग पढ़ते थे 11th में, उसी टाइप से है, ठीक है। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए उसके पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कोई भी चीज के पास अभी एनर्जी है तो वो फ्री कब हो सकता है, जब उसकी एनर्जी को हम जीरो कर दें। तो जीरो करने के लिए हम लोग को फाइनल एनर्जी जीरो माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी अगर हम इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दें तो इसकी एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे ही जीरो होगी उसके बाद तो उसको कोई भी भगा ले जाएगा। समझ आ रहा है सबको? Yes, बोलिए। sir. तो यहाँ से एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. ठीक है। अब फिर आपसे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट, कि व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी
है ना, above if the zero of potential energy is taken at 1.06 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब क्या है कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको इंफिनिटी पे, वो मतलब फाइनली वो इंफिनिटी पे नहीं है, वो क्या बोल रहा है कि 1.06 एंगस्ट्रॉम पे हो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सीधा निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कैसे, k इंटू Q1 इंटू Q2, है ना। एक बार वो इनिशियल डिस्टेंस हमारा फाइनल डिस्टेंस RF माइनस इनिशियल डिस्टेंस RI, ठीक है। इनिशियली कहाँ पे था, 0 पॉइंट, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फाइनली कहाँ पे पहुंच गया है, क्या बोला आपको, 1.06 एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है। तो इंफिनिटी रहता तो एक वाला टर्म हमारा 0 हो जाता था, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं माइनस इनिशियल है या फाइनल है 1.06। क्वेश्चन में आपको क्या गया, 18 क्वेश्चन है ना, ठीक है। इफ द अबव जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन, ठीक है। और एस्टिमेट पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो भी रहे इनिशियल या फाइनल जो भी रहे आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। तो इसमें इनिशियली इतना पे था, फाइनली इतना पे था, हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाता है ये सॉल्व करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब क्या, अब इसमें आपसे पूछा था कि विच व्हाट चेंजेस अकर्स, ठीक है। तो कहा गया व्हाट चेंजेस, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन इट इतना, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, जो भी है सॉल्व करके आप देखिएगा, उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी और उसके टोटल एनर्जी में आप आंसर मतलब कि सॉल्व करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, मतलब टोटल एनर्जी कितना चाहिए उसको, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतना है, टोटल एनर्जी आपका जितना रहेगा उतना एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वहां से रिमूव हो सके, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको बस तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना आपको? देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी को छूते ही नहीं है, टच भी नहीं करते हैं। एक दो क्वेश्चन दूसरी तीसरी बुक से कर लिया, उनको लगता है कि हाँ हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेट रहता है ना। तो जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा आपका, है ना। और बोर्ड की प्रिपरेशन या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इग्नोर ना करें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इज रिमूव्ड, H2, H2 का मतलब क्या हो गया कि इसके पास दो हाइड्रोजन है, 1H प्लस 1H, ठीक है। तो इसके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यानी कि टोटल जो है आपके पास H2 में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो प्रोटॉन होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ से वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो यहाँ से जैसे ही H2 से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस। तो टोटल यहाँ पर टोटल कितनी चीजें बन गई, टोटल तीन चीजें हो गई, क्या, दो प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस हो जाएगा, एक हो जाएगा Q1, एक हो जाएगा Q2 और एक हो जाएगा Q3, ठीक है। इस तरह से समझ आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम? No, sir.
तो 3 चार्जेस हो गए, 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए जो भी है, तो इलेक्ट्रॉन एक हट गया है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 प्लस 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं प्रोटॉन है और यहाँ भी मान लेते हैं प्रोटॉन है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम है। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है और ये वाला प्रोटॉन भी 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर एक प्लस रहता और यहाँ पर एक माइनस रहता तो यहाँ पर हम सीधा बोल देते हैं, क्योंकि ये डायपोल हो जाएगा और डायपोल की वजह से इस जगह पर ये क्योंकि बिल्कुल इक्वेटर पे होगा ये, क्योंकि ये 1 1 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसका इक्वेटोरियल लाइन पे बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों प्रोटॉन है, प्लस प्लस चार्ज है, इसलिए हम जीरो वर्क डन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। तो अगर आपसे टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट k इंटू Q1 इंटू Q2, है ना, मतलब ये Q1 Q2 अपॉन में R12। ठीक है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसके बीच का, फिर k इंटू Q1 इंटू Q3, है ना, Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस k इंटू Q2 और Q3 के बीच, है ना, Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R23। तो ये हो गया आपका क्या, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको Q1 मालूम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज Q1 आपका चार्ज ऑन प्रोटॉन है, Q2 भी चार्ज ऑन प्रोटॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q3 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और R12 और R23 R13 ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मालूम है यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो बोलिए, समझ आया सबको या नहीं?